Good morning, sir. Good morning, everyone. I am Renuka from MEd first year, and as we all know that we all are assigned an assignment from the paper MCC3, that is relevance of teaching education in changing times, and the topic is how do you reflect yourselves as an effective teacher educator in making. So, first of all, let's try to understand the meaning of the topic, that is, how do you reflect yourselves as an effective teacher educator in making. So, here the word reflect, reflective. Through this picture, you can see a person standing before the mirror and thinking that how I can improve. For example, हम कहीं किसी पार्टी में जाते हैं, लाइक शादी हो या तो फिर वर्कशॉप हो या फिर सेमिनार को अटेंड करने जाते हैं, तो हम अपने आप को उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर होते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम ड्रेसअप होते हैं कि अगर शादी में जाना है तो पार्टी वेयर पहनना है, किसी वर्कशॉप में जाना है तो फॉर्मल पहनना है. सो हियर इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीचर एडुकेटर हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है, खुद को इम्प्रूव करना है टाइम टू टाइम, राइट? So that our teaching will be effective. So let's see how my teaching will be effective in my way as a teacher educator. So the first point is I will plan before teaching. फर्स्ट ऑफ ऑल शुड नो द मोटिव ऑफ द स्टूडेंट कि वो लाइफ में करना क्या चाहते हैं, उनको बनना क्या है. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसे पढ़ाने जा रहे हैं और हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं और हम उसे कैसे पढ़ाएंगे, और हम ये जानेंगे कैसे कि जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं. सो द कंप्लीशन ऑफ कोर्स इज़ नॉट टीचिंग. टीचर शुड कीप इन माइंड दैट बच्चे का जो गोल है, जो लाइफ में वो बनना चाहते हैं, उस गोल को वो अचीव करें, अपने लाइफ में सक्सेस हो. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा वर्किंग प्लेस होगा, मैं सबसे पहले सीनियर से कंसल्ट करूँगी कि यहाँ का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है स्टूडेंट्स का वो कैसा है, वो मोड ऑफ स्टडी वहाँ का क्या है, बच्चे कैसे पढ़ना पसंद करते हैं, और मैं कौन कौन से मेथड्स को यूज़ कर सकती हूँ, और वहाँ पे टेक्नोलॉजी की क्या क्या अवेलेबिलिटीज़ है, कैसे मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चों को और ईज़िली समझा सकूँ. लाइक कोई डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ दिखाकर, वीडियो क्लिप दिखाकर, छोटा सा यूज़ ऑफ प्रोजेक्टर, पिक्चर्स को दिखा करके एंड एनिमेशंस को दिखा करके. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बायो पढ़ा रही हूँ और टॉपिक है सेल, तो इसे मैं कैसे दिखाऊंगी कि एक जब सेल का डिवीज़न होता है तो एक सेल से दो सेल बनता है, डिवीज़न होता है. थ्रू दिस एनिमेशन हम ये दिखा सकते हैं बच्चों को कि कब न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होता है, कब स्पिंडल फाइबर्स एग्रीगेट होते हैं, क्रोमोसोम्स एग्रीगेट होते हैं, और फिर उसके बाद न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है फाइनली, एंड दो न्यूक्लियस बन जाते हैं. देन आफ्टर फाइनली दो सेल का अलग अलग डिवाइड हो जाता है. सो इस एनिमेशन के थ्रू हमने ये देखा कि एक सेल कैसे दो सेल में डिवाइड हो रहा है. So I will take the advantage of technology in teaching learning process. Next point is fundamentals should be clear. If I am going to teach my students, then मेरा basic clear होना चाहिए, mastery over subject होना चाहिए, deeper knowledge होना चाहिए. जो topic मैं students के साथ deal करने जा रही हूँ उसका पूरा भरपूर ज्ञान होना चाहिए मेरे पास. एंड साथ साथ मुझे ये भी पता होना चाहिए कि उस topic से related कौन कौन सी अच्छी किताबें हैं, क्या जो किताबें मैं उन्हें रेफ़र कर रही हूँ उसका जो लैंग्वेज है, जो फ्रिक्वेंसी है, स्टूडेंट्स के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है. ऐसा ना हो कि मैं उन्हें एडवांस लेवल का बुक रेफ़र कर दूँ और वो समझ ही नहीं पाए. सो मुझे ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी अच्छी किताबें हैं जो मैं उन्हें रेफ़र कर सकती हूँ, जिसके थ्रू वो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी ऑनलाइन ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जहाँ से वो सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट मटेरियल
एम्फेसाइज ऑन डिफ़िकल्ट टॉपिक। समटाइम्स टीचर को पता होता है कि ये डिफ़िकल्ट टॉपिक है तो बच्चे यहाँ पे फंस सकते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होगा, डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ सकता है। सबसे पहले ऐसे टॉपिक्स में क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल्स कि बच्चों के साथ PYQ डिस्कस करेंगे। लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पिछले बार क्या क्या आया है, उनको समझाएंगे कि क्वेश्चंस का पैटर्निंग कैसे है, उसी अकॉर्डिंग डिफ़िकल्ट टॉपिक को फिर छोटे छोटे ब्रेक करके टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड करके उनको समझाएंगे। अब थ्योरी तो पढ़ा दिया, थ्योरी पढ़ाने के बाद उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है, उस नॉलेज को कैसे यूटिलाइज करना है कि हमारा क्वेश्चंस सॉल्व हो। इफ़ आई टेक अनदर एग्जांपल, बीएड और एमएड के कोर्स में क्या होता है कि हम कॉलेज में ट्रेनिंग लेते हैं, 2 साल का हमें ट्रेन कर दिया जाता है, हर चीज़ हमें बता दिया जाता है कि बच्चों के साथ ऐसे ऐसे डील करना है। बट एक्चुअली जब हम इंटर्नशिप में जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल सब कुछ अलग होता है। यहाँ पे भी बच्चे को थियोरी पढ़ा दिया, बट उस नॉलेज का क्या करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है, सो डैट कि वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, राइट। सो द नेक्स्ट इज I will be updated about subject, course and curriculum. Being as a teacher educator में अपडेट होना ज़रूरी है। Being as a teacher educator, for example like editions, बुक्स के एडिशन आते हैं, फर्स्ट एडिशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिर ऐसे कैरी होते जाता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ पे न्यू मॉडिफिकेशन हुआ है, एडिशन हुआ है कुछ। तो हमें ये अलर्ट रहना चाहिए अपने सब्जेक्ट के प्रति कि क्या क्या न्यू डेवलपमेंट हुआ है हमारे सब्जेक्ट में, कोर्स में क्या क्या पैटर्न चेंज हुआ है, करिकुलम में क्या क्या बदलाव हुआ है। हमें ये सब चीज़ के बारे में अपडेट रहना चाहिए। जस्ट लाइक स्मार्टफोन, स्मार्टफोन क्या है, टाइम टू टाइम ये भी अपडेट मांगता है। इवन कि इसमें जो जो एप्लीकेशंस होते हैं टाइम टू टाइम इसे भी अपडेट करना होता है कि इसमें क्या और नया फीचर्स आया है, क्या क्या और इसमें अपडेट्स आए हैं। जस्ट लाइक आप टाइम टू टाइम नीड के अकॉर्डिंग ऐप्स में अपडेट होता है। सो हियर बीइंग एज अ टीचर एडुकेटर वी शुड ऑल्सो अपडेट आवर सेल्फ टाइम टू टाइम सो डैट माई टीचिंग विल बी इफेक्टिव। और अगर मैं खुद को अपडेट नहीं करूँगी तो बाकियों के कंपैरिजन में मैं पीछे रह जाऊँगी। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ I will regularly update myself with latest technology. So I will be updated about not only subject, curriculum, course, but also the latest technology. Optimum use of technology. ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना एडुकेशन में। टेक्नोलॉजी मेक्स टीचिंग पावरफुल। कैसे ये टीचिंग को पावरफुल बना देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम कोई कोर्स कर रहे हैं तो अगर बाय चांस मेरा क्लास किसी इम्पॉर्टेंट वर्क की वजह से, किसी रीज़न की वजह से मेरा क्लास मिस हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो रिकॉर्डेड फॉर्म होता है एज़ इट इज़ वो प्रोवाइड करते हैं। एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है टेक्नोलॉजी का। ऑफलाइन में क्या होता है कि हम क्लास नहीं गए, मेरा क्लास मिस हो गया तो फिर मुझे टीचर्स के पास जाना है अपने डाउट्स को क्लियर करने, उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए, या तो फिर अपने पीयर्स ग्रुप के पास जाना होगा कि भाई तू बता दे, मैं तो नहीं आया था एंड ऑल ये सारी चीज़ें। बट ऑनलाइन में क्या होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑनलाइन में अगर ऐसा फंक्शन है, एबिलिटी है कि आप अगर रिकॉर्डेड फॉर्म है लेक्चर का तो आप यूज़ कर सकते हैं, आप लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड पेन ड्राइव का यूज़ करके सर्टेन ग्रुप्स है, सोशल मीडिया है, तो उसमें भी बच्चों को हम नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत तरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो बच्चों तक पहुंचा सकते हैं थ्रू द टेक्नोलॉजी। And technology makes education interactive as well as interesting. Education को interesting बनाने के लिए, interactive बनाने के लिए आपको latest technology के बारे में अपडेट रहना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड, ये सारी चीज़ें क्या पहले नहीं थी? ये सारी चीज़ें पहले भी थी अवेलेबल, बट दे आर नॉट यूज टू। बट जैसे जैसे इनका डिमांड बढ़ते गया वैसे वैसे यूज़ में आते गया। जब से कोविड आया है तब से टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा एडुकेशन में ऐड किया गया है, आईसीटी का यूज़ किया गया है और ये टीचिंग को बहुत इजी बना देता है टेक्नोलॉजी। एंड हेंस इट विल सेव द टाइम ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर एंड इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर विल इंक्रीज।
And the next point is duration of class, the most important point for both student as well as the teacher, educator. Time should be not less than 45 minutes and not more than 90 minutes. I will conduct classes on time because ऐसा ना हो कि मैं स्टार्टिंग में आराम आराम से क्लास ले रही हूँ रिलैक्स होके, और फिर बाद में सिलेबस कंप्लीट करना है तो जल्दी जल्दी दो दो तीन तीन पीरियड एक साथ लेके क्लास कंप्लीट कर रहे, दूसरे टीचर्स का भी पीरियड ले ले रहे हैं. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. क्लासेस शुड बी ऑन टाइम. लाइक आप 90 मिनट्स का क्लास ले रहे हो तो बच्चे को पता है कि ये टीचर जो हैं वो 90 मिनट्स का क्लास लेने वाले हैं, आज इनका क्लास है, आज तो कॉलेज जाना ही नहीं है, क्योंकि 90 मिनट्स में वो क्या पढ़ाती हैं क्या बोलती हैं मुझे कुछ समझ नहीं आता है. अगर हम 90 मिनट्स का क्लास लेते भी हैं तो बीच बीच में 5 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स का ब्रेक ज़रूर दें, सो डैट कि वो रिफ़्रेश हो जाए और जो कॉन्सेप्ट है उस पर वो फोकस कर पाएँ. ड्यूरेशन ऑफ क्लास जो है अगर 90 मिनट्स का होता है तो बच्चे का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट होता है, क्योंकि रिटेंशन पावर जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है. तो बच्चे फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं. सो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर, एजुकेटर एज वेल एज़ फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो. और क्लासेस जो है वो टाइम पे होने चाहिए. ऐसा ना हो कि बेल लग गया है और क्लास में 10 मिनट लेट जा रहे हैं, 15 मिनट लेट जा रहे हैं, या तो फिर क्लास का ख़त्म हो गया है, बेल लग गया है और एक्स्ट्रा टाइम लेकर के और डील किए जा रहे हैं. नहीं, टाइम पे क्लास में आना है, टाइम से क्लास से जाना है, सो डैट कि अदर्स टीचर का जो पीरियड है वो अफेक्टेड ना हो. और ऐसा भी नहीं हो कि अगर कोई एक छोटा सा टॉपिक है तो उसको पढ़ा रहे तो बहुत इलाबोरेट करके पढ़ा रहे, छोटा सा चीज़ को समझाने में बच्चे का हाफ आवर जो है वो टाइम वेस्ट कर दिया. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मेक प्रॉपर प्लान फॉर लेक्चर. आई शुड नो कि जो मैं लेक्चर लेने जा रही हूँ वो उस लेक्चर को, उस टॉपिक को मैं कैसे डील करूँगी. लाइक अगर कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है तो मैं उसे पहले ही मेमोराइज़ कर लूँगी. जैसे मुझे कल लेक्चर लेना है तो मैं उस चीज़ को आज ही पढ़ लूँगी, एक शॉर्ट नोट्स बना लूँगी, जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मेमोराइज़ कर लूँगी. एक टॉपिक का एक आउटलाइन होना ज़रूरी है, सो डैट कि मैं पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में टॉपिक से बाहर ना चली जाऊं और ना डिस्कस करने लगूं. सो एक इम्पॉर्टेंट आउटलाइन होना ज़रूरी है, सो डैट कि मैं अपने टॉपिक से ही ओरिएंटेड रहूं, टॉपिक से रिलेटेड ही चीज़ें डील करूं. एंड मुझे शुड नो अबाउट टाइम सेविंग टेक्निक. टाइम सेविंग टेक्निक मीन्स कि मुझे ये पता होना चाहिए कि सपोज़ कोई अगर टॉपिक है, डिफ़िकल्ट टॉपिक है, तो उस टॉपिक को मुझे कैसे डील करना है, कैसे मुझे वो बच्चों को याद करवाना है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ अमीनो एसिड्स के लिस्ट है, टोटल 20 अमीनो एसिड्स हैं, बट ऑल दो 22 होता है, बाद में ऐड किया गया है, बट इट डजेंट मैटर हियर कि यहाँ पे कितना है. थ्रू दिस एग्जाम्पल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे हमें टाइम सेव करना है. इधर ये अमीनो एसिड्स हैं और इनका 3 लेटर कोड है और ये सिंगल लेटर कोड है. लाइक एलानिन को सिंगल लेटर में ए से डिनोट करते हैं एंड 3 लेटर कोड ALA इन शॉर्ट ऐसे. तो इसमें से ये सारे जो अमीनो एसिड्स हैं इनको इनके कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग इनको कैटेगराइज किया गया है. लाइक इसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं, सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसेंशियल अमीनो एसिड्स का एग्जांपल ली हूँ. इसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, दैट इज़ लाइसिन K, मिथियोनिन M, phenylalanine F, and threonine that is single letter code T, and tryptophan single letter code W, and valine that is the single letter code V. तो अगर मुझे ये बच्चों को याद करवाना है तो मैं कैसे याद करवाऊंगी. अगर वो ये सारे अमीनो एसिड्स का नाम याद भी कर लेते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि इसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है और सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है. तो इस तरीके से कुछ सेंटेंस फॉर्म करेंगे. माई वेरी टैलेंटेड फ्रेंड इज़ वेटिंग फॉर काजोल. यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं, लाइक किरण या तो फिर करण, आप अपने फ्रेंड्स का नाम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं. तो अगर ये एक सेंटेंस बना दिया मैंने ऐसे कि माई वेरी टैलेंटेड फ्रेंड इज़ वेटिंग फॉर काजोल, किरण या करण कुछ भी, तो हियर द फर्स्ट लेटर दैट इज़ मिथियोनिन, V for valine,
T for talented for threonine, and F for friend that is phenylalanine, and W for tryptophan, एंड के काजोल मीन्स की लाइसिन। तो एक सेंटेंस याद कर लिया और उसे बता दिया कि जो फर्स्ट लेटर है उससे वो अमीनो एसिड्स का नाम होगा, उससे याद कर लेना। सो इन दिस वे हम बच्चों का टाइम सेव कर सकते हैं। कुछ टेक्निक्स भी बता सकते हैं, निमोनिक्स बनाकर उन्हें बता सकते हैं, कुछ कोड का फॉर्मेशन करेंगे। सो इस तरीके से टाइम को सेव कर सकते हैं और टेक्निक्स को बच्चों के बीच डेवलप कर सकते हैं। इस तरीके से जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है सारे में ये एप्लीकेबल नहीं है, बट येस कुछ में जहाँ पे याद करने की ज़रूरत है वहाँ पे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ conduct regular class test, surprise test, so that my student will always prepare। टेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे पढ़ाते जा रहे हैं और बच्चे को क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है इससे कुछ पता नहीं चलेगा। सो डैट कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो कहाँ तक है, वो कितना समझ पा रहे हैं, इस चीज़ के लिए एक टेस्ट बहुत ज़रूरी है लेना। और ऐसा भी कर सकते हैं, क्लास लेने से पहले 5 मिनट 10 मिनट उनसे पूछ लें कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो ऐसा करने से क्या होगा कि बच्चे घर जा कर के उस चीज़ को रिवाइज़ करेंगे कि मैम क्लास में पूछती हैं, सो हमें पढ़ के जाना है, क्लास में प्रिपेयर होकर के जाना है। और समटाइम्स मैं ऐसा करूँगी कि टॉपिक उन्हें डिवाइड करके दे दूँगी और कहूँगी कि नेक्स्ट क्लास में आपको प्रिपेयर होकर के आना है और आपको तैयार करना है, या तो फिर वेदर इट इज़ आप इंडिविजुअल करो या तो फिर ग्रुप में करो। ऐसा करने से स्टूडेंट विल प्रिपेयर देयर सेल्फ ऑलवेज। और अगर वो क्लास में अच्छा करते हैं तो अप्रिशिएट करना चाहिए और उन्हें और इनकरेज करने के लिए लाइक नोटबुक या तो फिर पेन इस तरीके का कुछ उन्हें दे सकते हैं। And the next point is try to give some extra to my students. Being as a teacher educator हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड कौन कौन सा स्कॉलर टेस्ट होने वाला है, कौन सा एग्ज़ाम आने वाला है, सो डैट मैं उन्हें बता सकूँ, उनके लिए वो बेनिफिशियल हो। कौन सा उनका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड वर्कशॉप होने वाला है, सेमिनार होने वाला है, वो अटेंड कर सकते हैं। इस तरीके की कुछ चीज़ें उनको अपार्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट, अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर उन्हें कुछ एक्स्ट्रा देते रहना चाहिए और ऐसा करने से बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टूथपेस्ट लेने जाते हैं तो टूथपेस्ट के साथ अगर हमें ब्रश फ्री मिलता है तो आई विल बिकम हैप्पी कि वाओ मैं तो टूथपेस्ट लेने गई थी और मुझे इसके साथ ब्रश भी मिल गया, अलग से मुझे लेना नहीं पड़ा। सो स्टूडेंट्स को अगर हम कुछ एक्स्ट्रा देते हैं तो दे थिंक कि माई टीचर, माई मैम, माई सर इज़ कंसर्न अबाउट मी, दे आर केयरिंग फॉर मी, वो मेरे लिए केयर करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ आई विल क्रिएट इंटरेस्ट इन लर्निंग बाई साइटिंग इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। टाइम टू टाइम उन्हें ये भी बताना ज़रूरी होता है कि एडुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, सो डैट उनका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे लर्निंग में। लाइक जनरली एक एवरेज फैमिली में क्या होता है, मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि एडुकेशन ही एक ऐसा चीज़ है, एडुकेशन इज़ द बेस्ट टूल टू लीव प्रॉस्पेरस लाइफ। ओके, अगर हम उन्हें ये इम्पोर्टेंस बताएं कि अगर आप अच्छी एजुकेशन लेते हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं, अपने गोल को अचीव करते हैं, अल्टीमेट गोल तो मनी ही होता है ना, पैसा कमाना ही अल्टीमेट गोल होता है। सो अगर आप अच्छी एजुकेशन लेते हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं तो अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, आपका जो डिज़ायर है आप उसको पूरा कर सकते हैं, या तो फिर आपका जो सोशल स्टेटस है वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं। एंड ओवरऑल देखा जाए तो लाइफ विल बी इजी। अगर आप हायर एजुकेशन लेते हैं, अच्छी एजुकेशन आपकी है तो आपके लिए लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। So the next point is I must have a better communication skills so that I and my student can interact freely. I don't know कि आप अभी मेरी बातों को कितना समझ पा रहे हैं, मैं आपको कितना समझा पा रही हूँ, कितना समझाने में आपको सक्षम हूँ, बट I will be glad to know कि मुझे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। ऑलराइट, गुड कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या होता है कि कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें कह देना, मीन्स कि आपके पास गुड वोकैबुलरी होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक डैट कि आप टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं और आपको उसके रिलेटेड एक अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिल रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में एक प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहा है। अच्छी वर्ड पावर्स होनी चाहिए,
एंड माई कम्युनिकेशन विल बी ऑफ कोर्स टू वेज, कि ऐसा नहीं कि मैं क्लास में जा रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, लेक्चर दी और निकल गई, बच्चे को समझ में आया नहीं आया इट डजेंट मैटर फॉर मी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन विल बी टू वेज सो दैट दे कैन आस्क देयर डाउट फ्रीली, तभी मेरा लेक्चर सक्सेस हो पाएगा। अदरवाइज मैं आऊँ और लेक्चर दे के क्लास में चली जाऊँ, डैट इज़ नॉट टीचिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज़ माई सेंस ऑफ ह्यूमर शुड बी गुड। क्लासेस जो है वो बिल्कुल भी मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। जनरली ऐसा कब होता है, जब लंच के बाद का जो पीरियड होता है तो उसमें बच्चे का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कब जल्दी छुट्टी हो जाए और हम घर चले जाएं। जो टॉपिक रिलेटेड है उससे कुछ एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं या कभी क्विज करवा सकते हैं, सो डैट जो एनवायरनमेंट ऑफ द क्लास शुड बी लाइट। या तो फिर कंटिन्यूअस लेक्चर ले रहे हैं तो बिटवीन द क्लास जोक्स भी क्रैक कर सकते हैं, सो डैट स्टूडेंट्स भी रिफ्रेश रहें और उनका इंटरेस्ट जो है वो पढ़ाई में लगा रहे। अदरवाइज स्टूडेंट्स के पास तो ऑलरेडी पहले से इतना बर्डन होता है कि लाइक असाइनमेंट बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, नोट्स बनाना है, या कोई काट के चली गई, ब्रेकअप हो गया है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो ऑलरेडी वो स्ट्रेस में रहते हैं। सो वैसे क्लास का कोई फ़ायदा नहीं कि बच्चे आपकी बातों को समझ नहीं रहे हैं, मैं ज़बरदस्ती पढ़ा रही हूँ उनको और उनको पढ़ना पड़ रहा है, उनका पढ़ने का इच्छा नहीं है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एज ए इसे बोझ ले लें कि हमें कैसे भी करके क्लास अटेंड कर लेना है, बाद में हम पढ़ लेंगे किसी और सोर्सेज से। सो उनका इंटरेस्ट क्लास में बना रहे, इसके लिए आपको कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ करना होगा या उनसे करवाना होगा सो डैट कि वो क्लास में इन्वॉल्व रहें। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ I will be mentor rather than a teacher. Being as a teacher educator, I have to be concerned about the pain and pleasure of my student. मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा होमवर्क करके नहीं ला रहा है, क्लास में अटेंटिव नहीं है, टाइम पे असाइनमेंट सबमिट नहीं कर रहा है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये जानना है रीज़न कि वो अगर कोई बच्चा ऐसे कर रहा है तो क्यों कर रहा है। और ऐसा करने से टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप होगा। वो अपनी चीज़ों को टीचर से शेयर कर पाएंगे कि नहीं मैम मेरी चीज़ों को लेके, प्रॉब्लम को लेके कंसर्न है, क्या पता कोई मुझे सॉल्यूशन बता दे अगर मैं सर से शेयर करूँ, सर मैम कोई भी हो। बट येस, जो एक डिस्टेंस है टीचर और स्टूडेंट का वो भी मेंटेन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल होके वो आपके कंधे पे हाथ रख दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो एक हेल्दी रिलेशन है टीचर एंड स्टूडेंट्स का वो हो बस। नेक्स्ट, आई वैल्यू द इंडिविजुअलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट्स। अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है या कोई थोड़ा सा बिलो एवरेज है, ऐसा नहीं है कि क्लास में बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है तो उस पर मुझे ज़्यादा फोकस रहना है कि मैं आई लेक्चर दी और मैं बार बार उनसे ही क्वेश्चंस करूं कि आपको समझ में आया नहीं आया, और जो बच्चे यहाँ पे हैं उन्हें मैं इग्नोर करके चलूँ। नो, इट्स नॉट लाइक डैट। मुझे इस लाइन पे जो बच्चे यहाँ हैं उनको भी साथ लेकर के चलना है और जो इस पॉइंट्स पे हैं उन्हें यहाँ लाना है। सो इस तरीके से मुझे सारे बच्चों पे फोकस रहना है। द अनदर पॉइंट इज़ सिस्टमैटिक बोर्ड वर्क। द अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सो इफ़ आई एम डूइंग बोर्ड वर्क देन मुझे इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि मैं जो भी बोर्ड वर्क कर रही हूँ वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक तो मैम क्या पढ़ा रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से बच्चे पीछे बैठे हैं, वो आपस में बात किए जा रहे हैं, नोट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कुछ लिख नहीं पा रहे, पता चल रहा है कि इस कॉर्नर से उस कॉर्नर वो टेक्स्ट खेल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आई विल यूज़ द कलरफुल चॉक और मार्कर फॉर डायग्राम and I will use of picture because pictures are more powerful than the word, so that वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑडियो कॉलिंग वर्सेस वीडियो कॉलिंग। जब छोटा वाला फ़ोन आता था तो सिर्फ हम ऑडियो कॉल ही कर पाते थे, वीडियो कॉल नहीं कर पाते थे, बट जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, स्मार्टफोन आया, अब हम वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कहीं अदर कंट्री में है, रह रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सो वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम बात कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स वीडियो कॉलिंग इज़ मोर डिमांडिंग दैन द ऑडियो कॉलिंग एंड हेंस ऑफ कोर्स यूज़ ऑफ पिक्चर will be beneficial for effective teaching.
एंड अनदर पॉइंट इज लेक्चर विल बी ड्रामेटाइज। मीन्स ऐसा नहीं कि बस मैं बुक लेकर के आई और क्लास में आई और चलो बच्चों आज हम लोग को क्या पढ़ना है, लेके बुक लेके रीडिंग डाली और फिर बुक बंद किया और चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ड्रामेटाइज मीन्स व्हाट, कि आप फीलिंग्स के साथ, एक्सप्रेशन के साथ आप लेक्चर को डील कर रहे हो। लाइक अगर आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या कुछ वैसा पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है इस वे में, तो आप इसको, आप खुद को रोटेट करके ऐसे ऐसे बता रहे हो कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे होता है। तो बिल्कुल जो लेक्चर है उसको डील करना है ड्रामेटाइज, सो डैट स्टूडेंट्स जो है वो रियल चीज़ों के साथ कनेक्ट हो सके। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अट्रैक्टिव इनफ, लुक्स फ्रेश, एनर्जेटिक, ड्रेस वेल, बॉडी लैंग्वेज। फ्रेश रहना और दिखना दोनों ज़रूरी है, और जब भी क्लास में इंटर करूँ तो सो डैट इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े बच्चों पे। एनर्जेटिक रहना ज़रूरी है। इट्स नॉट लाइक कि मैं 2 क्लास ली और थक गई, मेरे सिर में तो अब दर्द हो रहा है, अब तो मैं इसके बाद क्लास नहीं ले सकती हूँ। ड्रेस वेल, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। एंड बॉडी लैंग्वेज, एक जो बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कैंपस में हैं, कॉलेज में, स्कूल में, और जब आप क्लास में एंटर कर रहे हैं तो आपका ऐसा बॉडी लैंग्वेज नहीं होना चाहिए कि जब आप फर्स्ट टाइम क्लास में जा रहे हो और आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है कि जैसे बच्चे आपको पहचान ही नहीं रहे कि अच्छा ये टीचर है, ओके ये हमारे टीचर है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप एंटर करो क्लास में तो देख के लगे कि हाँ, ही एंड शी इज़ आवर प्रोफेसर, आवर टीचर, आवर एजुकेटर, ऐसा लगना चाहिए। एंड एक पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए। आई मीन टू से teaching is such a profession in which teacher itself learn and make to their student learn। टीचिंग लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है, सीखने सिखाने का प्रक्रिया की जो हम सीखते भी हैं खुद एक टीचर, और अपने बच्चों को भी सिखाते हैं और साथ में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेचर है वो हेल्पिंग नेचर होना चाहिए ऑल टाइम, नॉट ओनली इन स्कूल, नॉट ओनली इन कॉलेज कैंपस, उसके बाहर भी सोसाइटी में भी मेरा हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूँ तो मुझे तो बस पढ़ाने का पैसा मिलता है, मैं क्यों बच्चों से इतना एक्टिविटीज़ करवाऊँ, मैं खुद क्यों इतना मेहनत करूँ, क्यों एक्स्ट्रा लोड मैं लूँ, इतना मुझसे तो नहीं होगा, मुझे बस पढ़ाने का पैसा मिलता है, मैं पढ़ाऊँगी, अपना काम करूँगी, बस इससे ज़्यादा मेरा कोई काम नहीं है। No, once you become a teacher, it is your responsibility कि मेरे बच्चे लाइफ में कैसे सक्सेस हो, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो गोल है वो उसको कैसे अचीव करें। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड ये सारी चीज़ें कब होगी, मैं फ्रेश कब दिखूँगी, एनर्जेटिक कब रहूँगी, मेरा बॉडी लैंग्वेज सही होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव आउटलुक। ये पॉजिटिविटी कैसे आएगी, जब मैं मेंटली फ़िट रहूँगी, फिज़िकली फ़िट रहूँगी, तब जाके ये सारी चीज़ें मेरे अंदर अपने आप आ जाएगी। राइट, सो बीइंग एज अ टीचर, एजुकेटर, अट्रैक्टिव देखना बहुत ज़रूरी है। सो फॉर दिस आई हैव टू बी मेंटली एंड फिज़िकली फ़िट। ये बिकॉज बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स, वो हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं हमारा। लाइक सर का हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो सर बिल्कुल स्मार्ट लग रहे हैं, एकदम मैम अच्छी लग रही हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके आइडियल पर्सन कौन होते हैं, या तो उनके फैमिली में से कोई मेम्बर्स होते हैं, या तो फिर कोई पॉलिटिशियन होते हैं, एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, या तो फिर टीचर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं। सो हमें अपने आप को स्टूडेंट के सामने, लर्नर्स के सामने ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि वो हमसे कुछ सीखें, कुछ ऐसी चीज़ें ना सीख ले जो उनके लिए सुटेबल ना हो, वो उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग सूट ना करे। सो अट्रैक्टिव देखना भी बहुत ज़रूरी होता है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ आई विल ऑनेस्टली इन्जॉय माई प्रोफेशन। और ये कब होगा, जो अभी हमने ये सारे पॉइंट्स डील किए कि मेक अ प्रॉपर प्लान फॉर लेक्चर, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, अच्छी टीचिंग स्किल होनी चाहिए, जो भी हमने पॉइंट्स अभी डिस्कस किया। तो जब ये सारी चीज़ें फुलफ़िल हो जाएंगी, होती हैं अगर, तो ऑब्वियसली आई विल इन्जॉय माई प्रोफेशन। मैं कितना ऑनेस्ट हूँ अपने प्रोफेशन को लेकर के। जब मेरे स्टूडेंट्स अपने लाइफ में अपने गोल को अचीव कर लेंगे, अपने एम को अचीव कर लेंगे, वो लाइफ में कुछ बन जाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, देन एंड ओनली इट्स गिव मी अ सेटिस्फैक्शन कि यस आई एम डूइंग समथिंग, कि मेरी वजह से कोई स्टूडेंट कुछ कर रहा है, एंड ऑफ कोर्स आई विल बिकम हैप्पी फॉर इनलाइटन द अदर्स लाइफ।
So I think in this way I can teach more effectively to my student, and for this they will remember me for a long time. And I would like to conclude my presentation on the last point, that is I will use magical words for my students time to times, कि समटाइम्स ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं। एग्जाम्पल, वेरी सिंपल, वेरी कॉमन एग्जाम्पल, लाइक पेयर्स ग्रुप में क्या होता है, किसी के पास एप्पल का फ़ोन है तो वो अपने पेरेंट्स से भी फोर्स करते हैं, ज़िद करते हैं कि पापा मम्मी मेरे फ्रेंड्स के पास तो एप्पल का फ़ोन है, अब मुझे भी एप्पल का फ़ोन चाहिए, वेदर देयर पेरेंट्स इज अफोर्डिंग इट और नॉट, बट वो ज़िद कर लेते हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के। तो ये सारी इश्यूज़ जो है, बीइंग एज अ टीचर एडुकेटर, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए, बच्चे को समझाना चाहिए कि अगर ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप एक बार फेल कर गए एग्ज़ाम में तो ऐसे हिस्ट्री में आप देखिए कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई बार फेल हो चुके हैं। सो लाइफ में अगर एक बार फेल हो जाते हैं तो आप दोबारा कोशिश करिए, बार बार कोशिश करिए, आप सफल होंगे, ज़रूर होंगे। तो बीइंग एज अ टीचर एडुकेटर, बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि येस यू कैन डू इट। एक या दो असफलता मिलने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, दुनिया बहुत बड़ी है, आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो कि आपका बहुत केयर करते हैं। सो ऐसा कुछ गलत स्टेप नहीं उठा लेना है। बीइंग एज अ टीचर एडुकेटर, टीचर्स को भी पेरेंट्स के साथ जो प्रॉब्लम है डिस्कस करना चाहिए, बच्चे को साथ में बिठाकर, अगर वो कंफर्टेबल है तो। अदरवाइज़ पर्सनली पेरेंट्स से भी बात कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच।